तो मैं आरपी प्रजापति काफ़ी लंबे समय के बाद मैं एक ऐसे विषय को लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ। आज मैं किसी विषय वस्तु पर चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि आप सभी ने मुझे अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हुए आप लोगों ने सुना है, लेकिन आज मैं एक ऐसा विषय पर चर्चा करूँगा जो काफ़ी लंबे समय से चिंतन करने के बाद मुझे मेरे दिमाग में बार बार ये बात आ रही थी कि एक हमारे विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे रिहाई प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे शिक्षकगण हैं, उनके लिए भी काफ़ी एक मौजूदा स्थिति में एक चुनौती विषय है और काफ़ी निश्चित तौर पर उनके लिए भी एक चिंता का विषय है। तो लंबे समय से मेरे मन में भी ये चर्चा चल रही थी, मन में इस तरीके के विचार आ रहे थे, तो मैं उन्हीं सब विचारों को एक जगह इकट्ठा करते हुए और फिर मैंने एक सोचा कि एक क्यों ना एक ऐसे जो काफ़ी संवेदनशील विषय है इस पे चर्चा किया जाए और अपना जो विचार है वो अपना विचार आप सभी के सामने रखा जाए, क्योंकि फील्ड में बहुत सारे अभी भी शिक्षक हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं और मैं भी एक शिक्षक के तौर पे ही कार्य कर रहा हूँ और मैं अपने आप को पहले शिक्षक समझता हूँ और मैं शिक्षक के रूप में ही ज़्यादा अपनी पहचान को प्रस्तुत करने में काफ़ी मैं पसंद भी करता हूँ। तो काफ़ी हमारे अन्य जो हमारे साथीगण हैं उनसे भी चर्चा पर चर्चा चलती रहती है कि इस समय जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से कुछ महीनों पूर्व अभी हमारे जो डिप्लोमा के जो छात्र हैं वो उनका रिज़ल्ट अभी घोषित हुआ था और रिज़ल्ट तो लगभग आप सभी ने अपने अपने संस्थानों में अपने अपने बच्चों के रिज़ल्ट आपने देखा होगा और देखने के बाद निश्चित तौर पर आप सभी ने इस विषय पर चर्चा किया होगा और चर्चा कर भी रहे होंगे। लेकिन मैंने जो कुछ विश्लेषण किया, जो मैंने देखा, उसको मैंने सोचा कि क्या आप सभी के समक्ष भी इस बात को रखा जाए, क्योंकि ढेर सारे ऐसे भी हमारे विशेष शिक्षक हैं, हमारे छात्र हैं जो अभी मौजूदा समय में अलग अलग संस्थानों में कार्यरत हैं और हमारे जो विशेष शिक्षक बनने के लिए जो प्रशिक्षु हैं वो भी अभी अध्ययनरत हैं और आगामी फिर परीक्षाओं में निश्चित तौर पर वो शामिल होंगे और फिर पुनः जो है एक बार अपने जो विभिन्न पाठ्यक्रमों में इनरोल हैं वो परीक्षा में शामिल होते हुए परीक्षा देंगे। लेकिन जो अभी पूर्व में जो रिज़ल्ट आया उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर मौजूदा स्थिति में छात्रों ने अगर अपने उत्तर का जो लेखन है, उत्तर लेखन की जो गुणवत्ता है, उसमें अगर किसी प्रकार की बदलाव नहीं किए और पढ़ने के जो तौर तरीके हैं अगर उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में भी हमारे जो डिप्लोमा के जो छात्र हैं उनके परिणामों में किसी प्रकार का बदलाव आएगा, क्योंकि जो मौजूदा समय में मैं देख रहा हूँ कि छात्रों में काफ़ी जो पढ़ने लिखने को लेकर आप कह सकते हैं कि जो ज्ञान होना चाहिए या जो उनको सही उचित रूप से मार्गदर्शन मिलना चाहिए वो कहीं न कहीं उनको सही रूप में या तो प्राप्त हो नहीं रहा है या तो उसको सही तरीके से गंभीरता से ये नहीं ले रहे हैं। ये भी एक विषय हो सकता है अगर देखा जाए तो मैंने कुछ ऐसा अभी विश्लेषण करने पर मैंने कुछ ऐसा देखा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा जो विभिन्न पाठ्यक्रम या अलग अलग क्षेत्रों में जो पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, लगभग मुझे लगता है कि 15 से 18 ऐसे क्षेत्र होंगे जिसमें पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, स्पीच एंड हियरिंग से रिलेटेड हो गया, आपका रिहैब साइकोलॉजी हो गया, इसी तरह से आपका विजुअल इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में हो गया। तो डिप्लोमा और मास्टर लेवल के ढेर सारे पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।
लगभग मुझे लगता है कि 988 के लगभग जो हमारे देश भर में संस्थानें जो अभी वर्तमान समय में अलग अलग पाठ्यक्रमों में कार्य कर रही हैं, पाठ्यक्रमों के संचालन कर रही हैं, मैन पावर जो है विकसित करने का कार्य कर रही हैं। साथ ही अगर हम लोग डिप्लोमा स्तर की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 900 ऐसे संस्थानें हैं जो डिप्लोमा स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रम में जो संचालित कर रहे हैं, जिसमें आपका डीएड, SCHI हो गया, IDD हो गया, VI हो गया, इस तरीके के पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। और लगभग मुझे लगता है कि 15 से 20 हज़ार की लगभग संख्या हो सकती है जो छात्र पिछले वर्ष एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि लगभग 5000 बच्चे ही इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाए थे। लगभग ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बैक पेपर या काफ़ी अभी बच्चे हमारे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में शामिल होंगे, जिसमें किसी का 5 पेपर में बैक है, किसी का 2 पेपर में है, किसी का 6 पेपर में बैक है। तो इस तरीके की जो स्थिति हमारे अभी छात्रों के बीच में इस तरह के चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम जो जितने भी शिक्षक जो विभिन्न संस्थानों में काम कर रहे हैं, जो संस्थान है और जो परिषद है, उनके सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इतने नंबर आप संख्या देखा जाए तो छात्रों का जो परिणाम है वो संतोषजनक नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा जो विषय है वो जो निकल के आ रहा है कि बच्चों की एक पढ़ने के जो तौर तरीके हैं वो कहीं न कहीं भी उनके साथ एक चुनौती बना हुआ है। या तो वो सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, या तो उनको सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, या उनका जो स्वभाव है वो स्वभाव इस पाठ्यक्रम के अनुरूप जो है अपने स्वभाव को विकसित नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत मानना है कि अगर मेरा जैसा स्वभाव होगा, अगर हम उस स्वभाव को उसके अनुरूप अगर हम बदलेंगे, उसके अनुरूप अपने स्वभाव को ढालेंगे, तो निश्चित तौर पर वैसा ही हम लोग बन सकते हैं, वैसा ही अपने आप को हम उस रूप में देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि ये मेरा व्यक्तिगत राय हो सकता है कि सबका अपना अपना राय हो सकता है, लेकिन इसमें हमने इस तरीके के चीज़ों को देखा है। तो जो पढ़ने का स्वभाव है वो कहीं न कहीं हमारे छात्रों में वो दूर अभी दिख रहा है। बच्चों में कहीं न कहीं जो पढ़ने का स्वभाव होना चाहिए वो कहीं न कहीं उनमें दिख नहीं रहा है। तो इसलिए कुछ चीज़ें हमने ये विश्लेषण करने के बाद कुछ ऐसे बिंदु हमने आपके सामने में रख रहा हूँ। और ये निश्चित तौर पर कि एक मनुष्य के आप कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के निर्माण में या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में उसका स्वभाव का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर हम एक रीडर हैं, एक हम पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं वो पढ़ने का स्वभाव भी हमारे अंदर होना चाहिए। तो पठन को हम लोग पढ़ने को जो है दूसरे शब्दों में हम लोग पठन भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका एक लक्ष्य होता है, और निश्चित तौर पर लक्ष्य के निर्धारण के साथ हम लोग को पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आप सभी छात्र हैं, तो आपके सामने तो अभी मौजूदा समय में जो लक्ष्य है वो यही लक्ष्य है कि जो भी पाठ्यक्रम में आप इनरोल हैं उन पाठ्यक्रम को सही तरीके से परीक्षा देते हुए पास होना, ये आपके लिए मौजूदा समय में बहुत बड़ा एक लक्ष्य के रूप में होना चाहिए। क्योंकि मेरा जो व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो छात्र हैं वो आजकल विभिन्न पाठ्यक्रमों में इनरोल हो जा रहे हैं। या तो कोई डिप्लोमा के साथ ग्रेजुएशन में भी इनरोल हुआ है, या तो डिफरेंट जो कोचिंग आज के टाइम में जो संस्थानें हैं उन कोचिंग संस्थाओं में भी बच्चे जो है इनरोल हो जा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं उनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य भी फ्लैक्चुएट हो रहा है, क्योंकि आप अपने आप को एक जगह निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, एक लक्ष्य
को आप निर्धारण करने में कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपका कहीं ना कहीं जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, वो भी कहीं ना कहीं भंग हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो पढ़ने के लक्ष्य है उसको भी हमें कहीं ना कहीं निर्धारण करना होगा, और उस निर्धारण के साथ ही हमको आगे बढ़ना होगा। साथ ही पढ़ने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लंबी चुनौती है। मैं विभिन्न बच्चों को मैं ऑब्जर्वेशन किया, मैं विभिन्न बच्चों से जब इस बात पे चर्चा किया कि परिणाम तुम्हारा इस तरीके क्यों आया हुआ है, तो ढेर सारे उसमें बच्चों ने ये सारी चीज़ बताया कि सर, हम इस पाठ्यक्रम में निश्चित तौर पर समय जितना हमें देना चाहिए वो हम समय नहीं दे पा रहे हैं, और इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो समय है वो दूसरे पाठ्यक्रमों में निर्धारित हमने किया हुआ है, जिसके वजह से हम इस पाठ्यक्रम में कम समय दे पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौजूदा समय में ये सभी छात्रों के लिए एक चुनौती है। तो इसलिए आप लोग कृपया एक ही पाठ्यक्रम को आप लोग चुनें और एक ही पाठ्यक्रम का निर्धारण करें, और उसमें आप जितना उस पाठ्यक्रम के लिए समय होना चाहिए, जो आपका परीक्षा नियमावली है, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ डिप्लोमा के लिए नहीं, मुझे लगता है कि सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफ़ी ये सारे जो पढ़ने के जो स्वभाव है ये सब पे लागू होता है, और ये ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं एकाग्रता की भी कमी होती है कि आप जब भी पढ़ते हैं तो आप कंसंट्रेशन आपका कहीं ना कहीं एक चीज़ पे फोकस नहीं है, और आपका जो ध्यान है वो काफ़ी फ्लैक्चुएट हो रहा है, अलग अलग चीज़ों पर बटा हुआ है। तो ये भी एक, क्योंकि हर मनुष्य में एक स्वभाव होता है कि वो एक साथ कई जगहों पे अटेंशन नहीं दे सकता है, एक साथ कई जगहों को पर वो फोकस नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही पठन में एकाग्रता की बहुत ही एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमें एकाग्रता पे फोकस करना चाहिए। साथ ही अगर हम लोग बात करें पठन के पठार, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लर्निंग के पठार होता है, तो इसमें होता क्या कि आजकल बच्चों को हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है, जो अवलोकन किया है, वो देखा है कि बच्चे का जो अभ्यास है, जो पठन के पठार है, जो नंबर आप कह सकते हैं कि समय अंतराल के बाद हमें हर एक विषय वस्तु का अभ्यास एक निश्चित समय अंतराल में हमको उसका पुनरावृत्ति करना चाहिए, फॉलोअप करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में इस चीज़ का अभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर आप किसी भी कंटेंट को, विषय वस्तु को अगर निश्चित समय अंतराल में अगर आप 7 बार उसको अगर फॉलोअप करते हैं, तो वो जो भी आप विषय वस्तु, जो भी आपने कंटेंट को पढ़ा है, वो निश्चित तौर पर आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, और आप कभी उसको फॉरगेट, आप कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं ये हमारे स्वभाव में इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। पठन की गुणवत्ता को भी कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि होता क्या है ना कि अमूमन जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमारा जो मस्तिष्क है इस चीज़ को, थोड़े से पढ़ने के बाद इस चीज़ को स्वीकार कर लेता है कि मैं उस कंटेंट के बारे में बहुत चीज़ें जान चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई है। तो इसलिए हम उसकी जो डीप जो स्टडी जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसकी काफ़ी गहनता के साथ और काफ़ी गहराइयों में जाकर उस विषय वस्तु को समझना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों से वंचित हो जाते हैं। और हमारे मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क को हमेशा एक आप कह सकते हैं कि आसान चीज़ों को हमेशा वो स्वीकार करता है। अगर मस्तिष्क के सामने कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो काफ़ी कार्यों को कठिन करने में कठिनाई होगी, तो मस्तिष्क उस चीज़ को आसानी से स्वीकार नहीं करता है। तो ये ऐसा चीज़ें होता है कि जब भी जो हमारे छात्र हैं, जैसे ही वो किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हैं या किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं, जैसे ही थोड़ा सा पढ़ते हैं, वो मस्तिष्क इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मुझे इस कंटेंट के बारे में काफ़ी कंठस्थ हो गया, अवगत हो गए, और वो उस चीज़ को काफ़ी डीप में जाके स्टडी नहीं करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है, वो कहीं ना कहीं हमारे परिणाम को प्रभावित करता है। अगर हम अगला चीज़ की बात करें तो लेखन का अभ्यास। होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, वो पठन तो करते हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन वो लिखते नहीं हैं। तो लिखते जब नहीं है तो होता क्या है ना कि जब हम लोग
रिटेन की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग डिप्लोमा की परीक्षा की बात करें तो आपका जो मूल्यांकन है वो आपके जितने भी आपने आंसर लिखा है उस आंसर की गुणवत्ता कितनी है उसके आधार पर यहाँ पर आपका मूल्यांकन किया जाना है। तो निश्चित तौर पर जो आपने जो पढ़ा है उसको यहाँ लिख कर देखने की ज़रूरत बहुत काफ़ी अभ्यास करना होगा, ताकि जो आपकी आंसर की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता को आप काफ़ी बेहतर बना सकें। क्योंकि हर परीक्षा नियमावली में आपके उत्तर की गुणवत्ता होती है। खास करके अगर हम लोग लेखन जो परीक्षा की बात करें जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, जहाँ पे आंसर आपको एक शब्दों की लिमिट में लिखना होता है, तो वहाँ पर हम जितने भी जो इवैल्यूएटर्स हैं वो आपके जो आंसर है, जो उत्तर है, उस उत्तर की गुणवत्ता को चेक करने के बाद ही वो अंक का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है हमें सभी छात्रों के लिए कि आप लेखन पढ़ने के बाद लेखन का भी अभ्यास करें। वो पढ़ लेने के बाद आप एक पेज पर उसको लिख कर और उसकी आंसर को आप मिलान करें, आपने जो भी पढ़ा लिखा है उससे कितनी उसमें आंसर की गुणवत्ता आ रही है, ये बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही निरंतरता भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी कहानियाँ तो बचपन में ये सुने ही होंगे कि कछुआ और खरगोश की कहानी ये बहुत ही प्रचलित है, और आप सभी इस चीज़ को जानते हैं कि जो खरगोश अगर उस रेस को हार गया था तो उसके पीछे उसने कंटिन्यूटी को ब्रेक कर दिया था। जो हम सभी के साथ भी होता है कि हम लोग किसी दिन या जैसे कि आप सभी के साथ भी ऐसा होगा कि जब परिणाम आया होगा तो आपके मस्तिष्क ने ये बात कहा होगा कि अरे अब तो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बिना पढ़े हुए हम पास नहीं हो पाएंगे। तो हो सकता है कि एक दो दिन आपने जो पठन आपने सही तरीके से किया होगा, लेकिन उसको निरंतरता के साथ आप नहीं बना पा रहे होंगे या आपने निरंतरता उसमें नहीं रखा। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके जो स्वभाव है वो स्वभाव में अगर इस तरीके की चीज़ें नहीं है तो वो आपको कहीं ना कहीं पठन को प्रभावित करेगा। और पठन ही ऐसा चीज़ है जो आने वाले चीज़ों जो अचीवमेंट्स हैं, जो आपके लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भी भेदने में कहीं ना कहीं ये बाधा एक साबित होता है। तो कंटिन्यूटी आप हमेशा बनाए रखें, क्योंकि कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तभी आप किसी कंटेंट को बेहतर तरीके से, किसी विषय वस्तु को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। भले ही आप एक पैराग्राफ पढ़िए, दो पैराग्राफ पढ़िए, या जो आपने समय निर्धारण किया उस समय निर्धारण के अनुसार आप उसको कंटिन्यूटी बनाए रखें। नहीं तो फिर वही हाल होगी कछुआ और खरगोश वाली चीज़ें। क्योंकि मैं इसके पीछे एक और भी कहानी आपको पहले बता दिया हूँ कि हमारा जो मस्तिष्क है ना, हमेशा वो आसान चीज़ों को स्वीकार करता है, और मस्तिष्क में जैसे ही कोई टास्क चीज़ आता है तो तुरंत उसको लगता है कि नहीं ये तो बहुत आसान चीज़ है और आसानी से हो जाएगा। और हम लोगों को भी ऐसा ही लगा कछुआ और खरगोश की जब आप कहानी आप देखते हैं रेस का, तो निश्चित तौर पर खरगोश जो है को ऐसा लगा कि भाई मैं तो बहुत तेज़ भागता हूँ और मैं अभी कछुआ तो धीरे धीरे चलता है, क्या दिक्कत है, हाँ तब तक हम आराम कर लेते हैं। और आपको सब पता ही है कि तब तक उसे नींद आ गई और कछुआ कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं किया और निश्चित तौर पर उसने लक्ष्य को भेद लिया। ठीक, जब तक खरगोश को ये बात पता चला, उसने देखा तो काफ़ी विलम्ब हो चुका था। तो वैसे ही चीज़ें आप सभी के साथ भी होगा। अगर आप समय रहते इस चीज़ को अगर आप समझ नहीं पाए तो मुझे लगता है कि जो आपने अपना जो टारगेट लक्ष्य या जो अपना एक सपना सजोया हुआ है कि हम विशेष शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक बन जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर पढ़ने का स्वभाव में अगर आप सभी लोगों ने बदलाव नहीं किया तो निश्चित तौर पर ये आप सभी के लिए एक लंबी आने वाले समय में एक चुनौती होगी। और जो आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया वो लक्ष्य धरे का धरे ही रह जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोग छात्र के स्वभाव की बात करें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा ज़रूरी है, ये नॉर्मल भाषा में इस चीज़ को यूज किया जाता है कि भैया जिसका जैसा स्वभाव होगा वो वैसा ही बनेगा। तो निश्चित तौर पर अगर आप छात्र हैं तो आपके अंदर छात्र वाला स्वभाव भी होना
ज़रूरी है। अगर छात्र वाला स्वभाव आप नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आपका लेखन और पठन दोनों ही प्रभावित होगा, और वो जैसे ही लेखन और पठन प्रभावित होगा वैसे ही आपका लक्ष्य भी जो है वो प्रभावित होगा। तो आज के दौर में देखा जाए तो जिस तरीके से एक हमारे देश में छात्रों में जो एक चलन विकसित हुआ है, ये निश्चित तौर पर ये सभी छात्रों के लिए, जितने भी छात्र अगर इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो ये आपके लिए एक बहुत चिंता का विषय है, और आपको इस विषय पर कहीं न कहीं चिंता करना चाहिए, क्योंकि आप लोग विद्यालयी शिक्षा को महत्व नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में इतने जो है आप कह सकते हैं कि ब्लॉगर लोग आ गए हैं, ब्लॉग लिखने वाले आ गए हैं, कंटेंट राइटर आ गए हैं, यूट्यूबर्स आ गए हैं। तो इस तरीके के ढेर सारे हमारे जो कोचिंग संस्थानें आ गई हैं, जिसके वजह से हमारे जो छात्र हैं वो ये समझते हैं कि हमारा जो पठन पाठन है वो सब इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत एक हार्मफुल है। ये आने वाले समय में ये आपके लिए काफ़ी दुखदाई होगा। अगर समय रहते अगर ये चीज़ को आप समझ लें तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि देखिए, हर एक चीज़ का एक अपना महत्व है, विद्यालय का एक अपना महत्व है। भले ही आज के टाइम में काफ़ी कंटेंट आपको यूट्यूब से, ब्लॉग से, अन्य चीज़ों से मिल जाएगा, लेकिन एक क्लासरूम में शिक्षक और छात्र का जो आप कह सकते हो कि महत्व है, वो कभी भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, चाहे यूट्यूब से, चाहे आपके अन्य जो प्लेटफॉर्म्स से हैं, वो प्लेटफॉर्म से वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएगा। भले ही आज के टाइम में एआई का ज़माना आ गया है और आप हर एक चीज़ जो है एआई के माध्यम से प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन शिक्षक का जो महत्व है, जो शिक्षक का स्थान है, वो कभी भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म से आपको नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो व्यवहारिक ज्ञान है वो आपको क्लासरूम में या विद्यालय आने के बाद ही आपको मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें। दूसरा, अनुशासनशीलता भी काफ़ी ज़रूरी है। छात्र में ये स्वभाव होना चाहिए। और यहाँ अनुशासनशीलता के मतलब कि अगर आप विद्यालय भी जा रहे हैं तो विद्यालय के भी जो रूल्स रेगुलेशंस उसको फॉलो करें। दूसरा, आप अगर पठन पाठन कर रहे हैं तो उस पठन पाठन में भी काफ़ी अनुशासनशीलता का अपना एक महत्व स्थान है। क्योंकि समय को लेकर काफ़ी अनुशासनशील होना चाहिए, क्योंकि समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप समय को काफ़ी महत्वता देना चाहिए। जिज्ञासु भी होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग चीज़ों को सीखने के लिए, अलग अलग चीज़ों को जानने के लिए जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपके पठन और जो लेखन है या जो लर्निंग है उसको कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेगा। लक्ष्य के प्रति एकाग्रता ये काफ़ी ज़रूरी है। जो आज के टाइम में बच्चों में ये थोड़ा सा देखने को ये मिल रहा है कि वो लक्ष्य के प्रति एकाग्र नहीं, वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि डिप्लोमा भी हो जाए, ग्रेजुएशन भी हो जाए, नौकरी भी बहुत जल्दी मिल जाए, ठीक। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं आपका जो एकाग्रता है वो एकाग्रता भी प्रभावित हो रही है, और वो जो लक्ष्य आप निर्धारित किए हैं वो लक्ष्य भी आप तक नहीं पहुंच पा रहा, लक्ष्य भी आप उसको नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। साथ ही आप समय को अपने जीवन में एक महत्व दीजिए, और ये देना पड़ेगा समय। क्योंकि अभी जो भी मौजूदा स्थिति है, लोग सोच रहे हैं कि बस एडमिशन करा लो, घर पे किताब मंगा लो, और सारी चीज़ें आज के टाइम में यूट्यूब और कंटेंट काफ़ी सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से मिल ही जा रहा है, तो हम लोग वहाँ से पढ़ ले लेंगे। और स्थिति क्या हुआ, आप मौजूदा स्थिति में आप सभी देख ही रहे हैं। अपने आप को विश्लेषण करिए कि क्या रेशियो रहा परिणाम का, और आपने ये सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज किया ही था, तो उससे कितना आपका जो है रिजल्ट प्रभावित हुआ, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, सहायतावान गुण भी होना चाहिए, क्योंकि ये स्वभाव में होना चाहिए कि आपने, क्योंकि ऐसा माना जाता है यहाँ सहायतावान गुण से मतलब ये है कि आप जो कुछ भी कंटेंट्स पढ़ रहे हैं या जो आपने याद किया, जो आपने बताया, आप दूसरे भी अपने सहपाठी को, दूसरे भी आपके जो साथ पढ़ने वाले छात्र हैं उनको आप बताइए, उनको आप समझाइए, उनको
आप उनका सहयोग करिए। तो सहयोग करने का यहाँ आशय इस विषय से है, क्योंकि जैसे ही आपने जो विषय वस्तु पढ़ा है, जो आप जैसे ही आप दूसरे का आप सहयोग करेंगे, तो निश्चित तौर पर वो विषय वस्तु आपका आपके लिए काफ़ी स्पष्ट हो जाएगा। और जो हम लोग बात कर रहे थे कि पठन के पठार का, जो हम लोग लर्निंग के रीडिंग के पठार की बात कर रहे हैं, तो उसमें निश्चित तौर पर जो आपने पढ़ा है, जब दूसरे किसी को समझाएंगे तो आपको वो कंटेंट जो है आपको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से आप उसके बारे में समझ जाएंगे। और वो आपको कहीं ना कहीं फॉरगेट, जो हम लोग होता है ना कि मनुष्य में हमेशा सभी में एक स्वभाव होता है भूलने की क्षमता, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो भूलने की जो क्षमता है उसमें थोड़ा सा गिरावट आएगी, और वो कंटेंट आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, ये चीज़ें, इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। और मुझे लगा कि इन सब विषयों पर चर्चा होना चाहिए, इसलिए मैंने ये सब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बाकी हर व्यक्ति का अपना अपना जीवन है, अपना अपना व्यक्तित्व है। आप सभी ये कहानी जो यहाँ पे मैं अभी कुछ कंटेंट आपके सामने रख रहा हूँ, ये तो आप लोग पुरानी कहानी है, और पुराने जो हमारे लोग हैं घर परिवार में, इस बात की चर्चा करते हैं कि छात्र में एक स्वभाव कौवे की तरह चेष्टा रखने वाला होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि जानते हैं, काक चेष्टा हम लोग बोलते हैं कि आपको काफ़ी, आपने कहानी भी एक सुना होगा कौवे वाली, कि एक प्यासा कौवा था और निश्चित तौर पर उसको पानी का जो है एक घड़ा दिखा, और जब वो पानी पीने गया तो निश्चित तौर पर वहाँ पानी इतना काफ़ी कम था कि वो उसकी चोंच में पानी नहीं आ पा रहा था। तो उसने काफ़ी अच्छे तरीके से निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उसने ऐसा चीज़ देखा कि भैया वहाँ कंकड़ पड़ा हुआ है, और कंकड़ को एक एक करके वो घड़े के अंदर डाला, और वो पानी ऊपर आ गया। फिर वो पानी पीकर जो है प्यास को बुझा लिया। तो यहाँ ये चीज़ें हैं कि विद्यार्थियों में निश्चित तौर पर कौवे की तरह एक चेष्टा भी होना जरूरी है। दूसरा, बगुले की तरह ध्यान। ये तो कहानी भी, इसके भी कहानी, अगर मैं सभी पे कहानी बताने लगूं तो मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और निश्चित तौर पे काफ़ी आप लोगों को सुनने में भी समय भी आप लोग नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए इस पे ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं है। उसके बाद कुत्ते की तरह नींद, जैसा कि आप लोग सभी ऑब्जर्व किए होंगे कि थोड़े से किस तरीके से हमारे जो कुत्ते हैं वो किस निद्रा में सोए रहते हैं। थोड़ी सी भी आपके पदचाप का अगर थोड़ा सा भी साउंड आता है, ध्वनि आता है, तुरंत वो जग जाते हैं, तुरंत वो जो है नींद से उठ जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे छात्रों में भी इस तरीके के स्वभाव होना चाहिए। और अल्पाहारी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप सो जाएंगे, पढ़ने लिखने पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हमें कम भोजन करना चाहिए, ताकि हमें निद्रा ज़्यादा ना आए, क्योंकि आप जब सोते ही रहेंगे तो पढ़ेंगे कब। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ गृह त्यागी। अब गृह त्यागी का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ घर परिवार को छोड़ दें और घर परिवार के प्रति आप संवेदनशील ना हो। ये यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है। ये है कि कुछ लोग बहुत काफ़ी जो है अपने घर परिवार के सदस्यों पे ही ध्यान में रहते हैं, वो अलग अलग मोह माया में पड़ जाते हैं, जिसके वजह से उनका पठन भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो यहाँ कहने का मतलब गृह त्यागी का संबंध ये है, ये नहीं कि अपने मम्मी पापा को ही छोड़ दें और उनका सम्मान और उनका जो है बाकी स्थितियाँ जो है वो प्रभावित होता है, ऐसा नहीं करना है। इसके साथ अब यहाँ महत्वपूर्ण विषय, सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है ये यहाँ से शुरू होता है, खास करके आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी चिंता का विषय रहा है। तो हमने कुछ विश्लेषण करके कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ है कि आप लोग भी इस चीज़ को बैठकर विश्लेषण करें और इस पर चिंता करें कि ये क्या जो मैंने बिंदु अलग अलग मैंने आप लोगों के सामने ये पॉइंट रख रहा हूँ, क्या ये उचित है या अनुचित है। और मुझे लगता है कि काफ़ी विश्लेषण करने के बाद मैं ये सारी चीज़ों को ये आपके सामने रख रहा हूँ।
फिर भी अगर आपको कुछ इसमें सुधार बदलाव करना होगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इन सारे पॉइंट्स पे भी अगर इतने ही अगर आप अभ्यास कर लें और आप सही तरीके से पठन पाठन करने लगे तो मुझे लगता है कि आगामी परीक्षा में आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर लेंगे और निश्चित तौर पर आप ये प्रशंसा करेंगे कि आपका जो मार्गदर्शन निश्चित तौर पर हमें लाभ मिला। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक सौभाग्य का विषय होगा। तो हम लिखित परीक्षा में जो उत्तर की गुणवत्ता वो कैसे बनाएं, ये बहुत ही एक मतलब खास करके जो लिखित परीक्षा होता है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और आज आप इस समय आप देख रहे हैं कि एक मूवी भी आई है 12 फेल। उसमें आप देखिए कि जो मेंस का एग्ज़ाम था, मेंस की एग्ज़ाम्स जैसे आप लोग जानते हैं कि आईएएस हमारे देश का एक बहुत बड़ा यूपीएससी जो एग्ज़ाम है हमारे देश का बहुत एक बड़ा एग्ज़ाम होता है और उसमें मेंस जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और उस मूवी में बहुत सारे चर्चाएं पर चर्चाएं की गई हैं, वहाँ से ढेर सारी चीज़ भी हम लोग छात्र लोग सीख सकते हैं अगर सीखने की मंशा रखें तो एक तो सही शब्दावली का ज्ञान, क्योंकि आज के दौर में देखा जाए तो बच्चों में ये बहुत बड़ा अभाव हो गया है। सही तरीके से वो लेखन चीज़ नहीं जानते हैं, वो मात्राओं का ज्ञान नहीं है, शब्दों का ज्ञान नहीं है। ये देखने को काफ़ी बच्चों में इस तरीके की चीज़ें मिल रही है। तो जब आप लिखित जब परीक्षा की बात करते हैं तो आपके ये सारे चीज़ों को काउंट किया जाता है कि आपने मात्राएं सही से लगाया है कि नहीं लगाया, आपने सही ढंग से शब्द लिखा है कि नहीं लिखा है, आपने अन्य इन्वर्टेड कामा हो, फुल स्टॉप हो, ये सारी चीज़ों को जो देखा जाता है और देखने के बाद ही आपकी उत्तर की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। और फिर जो निर्धारित अंक है उस निर्धारित अंक के साथ आपकी उत्तर की गुणवत्ता कितना है उसके अनुसार परसेंटेज को निर्धारित करते हुए जो भी अंक जो होगा, जो आपकी उत्तर की गुणवत्ता के अनुसार जो आ रहा होगा वो आपको दे दिया जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे एक पॉइंट्स हमने और भी नोट किया हुआ, क्योंकि ये चीज़ भी देखने को संज्ञान में आता है, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ और मैं सबसे पहले अपने आप को शिक्षक के रूप में ही देखता हूँ, हमें पसंद भी करता हूँ। तो हमने ये चीज़ देखा है कि हमारे भी साथ जो हमारे बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो जब वोकैबुलरी जो शब्दकोश की हम लोग बात करें तो वो शब्दकोश का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो निर्धारित आपका वोकैबुलरी है वो प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे वोकैबुलरी है, शब्दकोश है, जिसमें हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा उस जो पुराने शब्दावली थे उनमें बदलाव कर दिया गया है। अब नए शब्दावली आ गए हैं तो उन्हें नए शब्दावली का हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप लोग जानते हैं कि जो विकलांग हम लोग शब्द यूज करते थे अब उसके जगह पे दिव्यांग शब्द हो गया है। तो और काफ़ी ऐसे और भी शब्द हैं जो कानूनी रूप से भी उसको गलत बताया गया है और वो काफ़ी ओल्ड हो चुका है, अब हमें उसे नहीं प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि आप एक रिहैब प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं और आप इन जो हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय या भारतीय पुनर्वास द्वारा जो निर्धारित शब्दावली है अगर उसका प्रयोग अगर आप नहीं करेंगे और हम एक रिहैब प्रोफेशनल होने के नाते उन शब्दावलियों का नहीं प्रयोग करेंगे और हम पुराने शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे भी हमारा जो आंसर है, जो हमारा उत्तर है, उसको गलत माना जाएगा। क्योंकि हम इस फील्ड में हैं तो निश्चित तौर पर अगर हम इस शब्दावलियों से अवगत नहीं होंगे तो कौन अवगत होगा। और ये हमारी दायित्व भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम शब्दावलियों से अवगत हों और इन भविष्य में भी हमारे समाज में और अन्य लोगों के द्वारा जो पुराने वोकैबुलरियों का प्रयोग किया जा रहा है उसमें हम लोग सुधार करें। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी आप उत्तर लिखें तो जो नए शब्दावलियों का निर्धारण किया गया वो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान में रखने पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये भी एक कारण आपके इस समय जो उत्तर या आप कह सकते हैं कि जो परिणाम आया है उसमें ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे छात्र होते हैं जो मौजूदा स्थिति में जो शब्दावली उसका प्रयोग नहीं किए होंगे। साथ ही एक और चुनौती यहाँ पे आप लोगों के सामने आई होगी और आती भी है। हम लोग देखते हैं कि काफ़ी बच्चों का जब इंटरनल एग्ज़ाम हम लोग कराते हैं तो उनके सामने ये इस तरीके की चीज़ें
तो आप सभी को समय सीमा का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि छात्र क्या करते हैं कि हम लोगों ने जो देखा है कि जो भी छात्र हैं जो क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से आता है, वो क्या करते हैं कि उस क्वेश्चंस को काफ़ी लंबे समय तक उसको लिखते हैं और बाकी क्वेश्चनों पर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से ये एक उनके सामने काफ़ी बड़ा चुनौती आ जाता है, जिसके वजह से आप बाकी प्रश्नों का उत्तर देने में असफल हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान में रखना होगा कि समय सीमा के अनुसार सभी प्रश्नों का उत्तर आप निर्धारण करें और उसके अनुसार लेखन का अभ्यास करें। घर पे आप जो भी है शब्द सीमा है उसका भी ध्यान रखें, जो समय सीमा है उसका भी ध्यान रखें, और आप लिख कर जो भी आप पुस्तक में पढ़े हैं या आपने अलग अलग जगहों से आपने उस उत्तर की जो आपने निर्धारण या उत्तर को आपने देखा है उसके अनुसार आप थोड़े से आपने जो लिखा है उस उत्तर का मिलान करें, और मिलान करने के बाद ये देखें कि कितनी उस आंसर की गुणवत्ता, आपके आंसर की गुणवत्ता बाकी जो निर्धारित उत्तर कुंजी है उससे कितना आपका मिलान हो रहा है। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी लिख के आते हैं और मुझे लगता है कि सभी ने लिखा भी है, परंतु जो उत्तर की गुणवत्ता है उसमें कहीं न कहीं अभाव है, जिसके वजह से आपको हर प्रश्न पे जितना अंक आने चाहिए वो अंक में निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अभाव रहा है, जिसके वजह से आपका जो परिणाम है वो प्रभावित रहा है, और यही स्थिति रहा तो आगे भी रहेगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग सभी को के लिए मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, और आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और गुणवत्ता को बनाएं। आप सभी जानते हैं कि हर परीक्षा की एक अपनी नियमावली होती है, और उस नियमावली के अनुसार ही आपके परीक्षा को कंडक्ट किए जाते हैं, और उस नियमावली के अनुसार ही आपका पास और फेल का निर्धारण किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, और जैसा कि मेरे संज्ञान में ये चीज़ है कि आपको जो भी लिखित परीक्षा है उस लिखित परीक्षा में 50% तो आपको लाने का अभ्यास करना ही चाहिए, जिससे कि आप एक बेहतर तरीके से आप उस पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो जाएं। ये मिनिमम क्राइटेरिया होती है, और आपको हमेशा इससे मैक्सिमम का अभ्यास करना चाहिए। फिर भी अगर आप इतना भी प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर आप उस पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो जाएंगे और आपको उस पाठ्यक्रम हेतु प्रमाण पत्र मिल जाएगा। दूसरा कि समय की बाध्यता को भी काफ़ी ध्यान में रखना है। लोग क्या करते हैं कि समय की बाध्यता को ध्यान में नहीं रखते हैं, क्योंकि हर परीक्षा नियमावली के अनुसार समय की बाध्यता होती है कि आपको इतने घंटे में प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और आप परीक्षा के समय ये सब ध्यान दें। लेकिन उसके पहले भी इन सब चीज़ों पर आपको दिन प्रतिदिन अभ्यास करना है, क्योंकि आपने परीक्षा देख लिया है, आप परीक्षा से अवगत हैं और मौजूदा स्थिति जो हालात है उससे भी अवगत हैं। तो ये आपको दिन प्रतिदिन इस पे अभ्यास करने की ज़रूरत है। अगर आप दिन प्रतिदिन बेहतर तरीके से अभ्यास नहीं किए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फिर आपके परिणाम में जो है परिणाम को प्रभावित हो सकता है। और दूसरा कि आजकल के टाइम में मैं बार बार ये चर्चा कर भी रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे आज आप लोगों के मन में ये सब बात आता है कि अब पुस्तकों को आप लोग प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। ठीक, तो पुस्तकों का एक अपना स्थान रहा है, और उसकी स्थान कोई भी एआई हो चाहे अन्य चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर उस स्थान को नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आप जो भी विषय वस्तु पढ़ें उस विषय वस्तु को अलग अलग पाठ्य पुस्तकों के साथ विषय वस्तु जो है उसका थोड़ा सा मिलान कर लें, या उस विषय वस्तु का भी आप क्वालिटी का भी चयन कर लें कि क्या वो विषय वस्तु वाकई में
इफ़ेक्टिव है, प्रभावशाली है कि नहीं है, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं आपकी उत्तर की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा। और जब उत्तर की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा तो वो कहीं न कहीं अंक की प्राप्ति में भी वो प्रभाव छोड़ेगा, और वो अंक कहीं न कहीं आपके प्रमाण पत्र जो आपका फेल और पास का हम निर्धारण की बात कर रहे हैं, उसको भी कहीं न कहीं ये चीज़ को प्रभावित करेगा। और सबसे लास्ट जो विषय है वो ये विषय है कि जो छात्र हैं आज के मौजूदा स्थिति में, वो सब उनको लगता है कि सब ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाएगा, सब ऑनलाइन ही सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो किसी विषय वस्तु की बात हो, चाहे वो मार्गदर्शन की बात हो। तो थोड़ी सी इसमें हमें लगता है कि एक बदलाव की ज़रूरत है, और ख़ास करके छात्रों में ये सोच की बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मेरे द्वारा ये जो सुझाव दिया जा रहा है वो ख़ास करके छात्रों के लिए है। और इस सुझाव को काफ़ी शिक्षक गण भी इसको काफ़ी अनुपालन कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ चुनौती है एक मौजूदा समय में। शिक्षक सब प्रभावित हैं, क्योंकि उनके अस्तित्व की भी बात है कि क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो मेरा इस विषय पे जो हम चर्चा किए हैं, वो मुझे लगता है कि शिक्षक के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ये मेरा आप सभी से व्यक्तिगत निवेदन भी होगा कि आप इस विषय को बच्चों के सामने रखें। आप जिस स्थिति में रख सकते हैं उस स्थिति में रखें। जो ये बिंदुओं पे हमने चर्चा किया, इन बिंदुओं को भी रखें, और इससे और भी अच्छी बिंदु आप विश्लेषण कर सकते हैं, चर्चा पर चर्चा कर सकते हैं। आपके विश्लेषण में उस तरीके की चीज़ें निकल के आई हैं, तो इन बिंदुओं के अलावा भी आप उन बिंदुओं को शामिल करें और उन बच्चों को बताएं, क्योंकि ये हम सभी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण समय है। और मुझे लगता है कि ये सभी संस्थानों के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण है कि बच्चे आज के दौर में पढ़ना नहीं चाहते हैं, लिखने की गुणवत्ता में सुधार नहीं कर रहे हैं, विद्यालयी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कहीं न कहीं प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं। तो ये आने वाले समय में बच्चे के लिए भी, हम सभी शिक्षकों के लिए और संस्थानों के लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती होगा। तो ये मेरा इस समय ये इस तरीके का विश्लेषण था, और आप इससे अगर सहमत हैं तो आप हमें और भी सुझाव दे सकते हैं। और आपको लगता है कि इस विषयों पर चर्चा होना चाहिए, तो आप अपने बच्चों के अभिभावकों के बीच इस विषय वस्तु को आप रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पूरे देश के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। और मुझे लगा कि इस तरीके के विषय पर चर्चा करना चाहिए। तो काफ़ी गहन चिंतन करने के बाद मैं आप सभी के सामने इस प्रकार के विषय लेकर आया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।